जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 4 लेकर आ गए हैं। ये सेट आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है और ये जितने भी प्रश्न इसमें हम कराएंगे सभी के सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि एल्कोलाइड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अम्ल जो कि पानी में घुलनशील है, बी अम्ल जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, सी है कि क्षार है जो कि पानी में घुलनशील नहीं है और डी है जो कि क्षार है जो कि पानी में घुलनशील है। जल्दी से बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। एल्कोलाइड क्या होते हैं? तो यह एक क्षार होते हैं जो कि पानी में घुलनशील नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एल्कोलाइड क्या होते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, एल्कोलाइड प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक ऐसे क्षारीय यौगिक है जिनमें कम से कम एक नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु भी इसमें पाए जाते हैं। ये किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? यह विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं, जैसे जीवाणु, कवक, पादप और जंतु इस सब के द्वारा इसको उत्पादित की जाती है। और यहाँ पर देखिए, यह जल में अघुलनशील और कार्बनिक विलायक जैसे डाईइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म्स इत्यादि में घुलनशील होता है। इसका उदाहरण थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, पाइपेरिन हो गया, ये सभी के सभी एल्कोलाइड का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल से, तना से, जड़ से, फूल की कली से। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। लौंग एक मसाला के अंतर्गत आता है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल की कली से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये है लौंग। लौंग का उपयोग मसाला के रूप में किया जाता है। लौंग सुगंधित शुष्क पुष्प कली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो जाइमेज है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गैल्वेनाइजेशन होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है जल्दी से बताइए। तो देखिए, जब भी कोई लौह युक्त पदार्थ होता है उस पर जंग लग जाता है, तो इस जंग से बचने के लिए उस पर जस्ते का एक परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। लोहे पर जस्ते का निक्षेप परत चढ़ाना ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इसको जस्तीकरण भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा यानी वास्तविक फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा। दोनों के बारे में समझाएंगे कि झूठा फल किसे कहते हैं और सच्चा फल किसे कहते हैं। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा सच्चा फल नहीं है। देखिए, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा ये तीनों के तीनों सच्चा फल है, वास्तविक फल है। लेकिन यहाँ पर ये सेब है जो कि वास्तविक फल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर समझते हैं कि वास्तविक फल किसे कहते हैं और असत्य फल किसे कहते हैं। तो देखिए, सत्य फल के बारे में जान लेते हैं। सिर्फ अंडाशय से विकसित फल को ही सत्य फल अर्थात वास्तविक फल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, ये सभी के सभी वास्तविक फल है। और देखिए, असत्य फल किसे कहते हैं? तो यदि अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग फल बनने में भाग लेते हैं उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे कि सेब हो गया, रस भरी यानी स्ट्रॉबेरी हो गया, अखरोट हो गया, नाशपाती हो गया, ये के सभी है जो कि असत्य फल है। तो आप समझ गए होंगे, जो केवल अंडाशय के द्वारा विकसित होता है उसे सत्य फल कहते हैं, और जो अंडाशय के अलावा अन्य पुष्प के भाग से विकसित होता है उसे असत्य फल कहते हैं। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस से इसलिए भरी जाती है क्योंकि जो गुब्बारे होती है, गैस गुब्बारे होती है, उसमें हम हाइड्रोजन के जगह पर हीलियम गैस का प्रयोग क्यों करते हैं? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जो हीलियम होता है वह ज्वलनशील नहीं होता है जिसके कारण उसमें प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 7वां प्रश्न है आपके सामने कि दाब बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए दाब जब हम बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक है जो कि बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब इससे थोड़ा सा रिलेटेड जान लेते हैं। देखिए दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक है जो कि बढ़ जाता है, लेकिन दाब बढ़ाने से बर्फ़ का जो गलनांक है जो कि घट जाता है। 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल का आयतन पहले घटता है और 4 डिग्री के बाद से जल का आयतन है जो कि बढ़ने लगता है। और देखिए जो घनत्व की बात करें तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। आपको मालूम होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न की खगोलीय दूरी मापने के लिए इकाई है प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रॉम, वेव और लॉक्स। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खगोलीय दूरी किससे मापा जाता है तो प्रकाश वर्ष के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है, और जो लॉक्स होता है, लॉक्स ये एल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति का SI मात्रक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, इसका कारण क्या है। बरसात की जो बूंद गिरता है देखते होंगे आप गोलाकार गिरता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो सतही तनाव के कारण यानी पृष्ठीय तनाव के सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा सरफेस टेंशन जो है, पृष्ठ तनाव है, इसका कुछ उदाहरण समझते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स में है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरने लगती है। आपको हम एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं। देखिए आप किसी टैब में पानी भर लीजिएगा और पानी भरने के बाद से एक पतला सा कागज़ लीजिएगा, कागज़ यहाँ पर रख दीजिएगा पानी के ऊपर, और उस पानी के ऊपर पतला सा कागज़ जो रहेगा उस पर एक सुई डाल दीजिए। जैसे ही जो कागज़ है वो गल कर ख़त्म हो जाएगा तो सुई वो पानी के ऊपर ही तैरेगा, सुई है जो कि नीचे नहीं जाएगा। तो यही सरफेस टेंशन के कारण ऐसे होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर है कि साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल के गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कारण कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव है जो कि कम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका उदाहरण है कि स्थिर जल की सतह पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु जल में जब मिट्टी तेल हम छिड़क देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कि गर्म जो सूप होता है वह स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव है जो कि कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर है जो कि सभी भागों पर अच्छी तरह से फैल जाता है। नेक्स्ट इसका उदाहरण समझते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। उसके बाद वर्षा के बूंद और पारे का कण गोलाकार होता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण। तो आप पृष्ठ तनाव का उदाहरण समझ गए होंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न कि अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। किस में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए किसी भी माध्यम में जाए ध्वनि का आवृत्ति है जो कि सेम रहता है, उसका आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी के सभी आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा सा यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं। इसका आधुनिक युग में क्या इसका उपयोग है। तो देखिए हीरे में जो चमक होता है पृष्ठ तनाव के कारण ही चमक होता है। प्रकाशीय तंतु का कार्य करता है, प्रकाशिक तंतु इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। रेगिस्तान में जो मरीचिका दिखाई देता है ये भी पृष्ठ तनाव के कारण दिखाई देता है।
कांच के कटे हुए भाग चमकीला दिखता है, यह भी पृष्ठ तनाव के कारण ही। और पानी में पड़ी हुई प्रखनली चमकीली दिखाई देती है, यह भी पृष्ठ तनाव के कारण ही। इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ये वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या होता है? ध्वनि को अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? तो कांच की रुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 14वां प्रश्न है कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जैसे बताइए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, केवल परावर्तन, विवर्तन, परिवर्तन, अपवर्तन दोनों। जो पेरिस्कोप होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये केवल परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब ये पेरिस्कोप के बारे में जान लेते हैं। देखिए पेरिस्कोप जिसको परिदर्शी कहते हैं और बहुरूपदर्शी, ये दोनों के दोनों में केवल समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और समतल दर्पण में आप जानते होंगे कि केवल परावर्तन होता है, तो इसका आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी, केवल उसमें परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित होता है? जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना ये किस पर आधारित होता है? तो पीजो इलेक्ट्रिक के प्रभाव पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जब पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ पर यांत्रिक दबाव डाला जाए तो इसके सिरे के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ कौन कौन सा होते हैं? तो क्वार्ट्ज हो गया, टोपाज हो गया, बर्लिनाइट हो गया, ये सभी के सभी पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ है। घड़ी के में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित होता है। और ये बार बार पूछा जाता है सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सामान्यतः प्रकृति में क्वार्ट्ज के रूप में ही पाया जाता है। इसको पूछा जाता है क्वार्ट्ज के रूप में क्या पाया जाता है? तो सिलिका और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि विटामिन जो रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है वह कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, बी, डी और के। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो विटामिन रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है वो विटामिन के है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। थोड़ा सा यहाँ पर विटामिन के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्लेटलेट्स हो गया, विटामिन के और कैल्शियम खनिज, ये सभी रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसको याद रखिएगा। देखिए 17वां प्रश्न है आपके सामने कि महिला सेक्स हार्मोन्स कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये कहाँ से स्राव होता है? तो ये अंडाशय से। महिला के पास अंडाशय होता है और पुरुष के पास वृषण होता है। तो अंडाशय से इसका स्राव होता है। इसका कार्य क्या है? तो लैंगिक अंगों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकट करना। उसके बाद देखिए एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन ये वृषण के द्वारा ये स्राव होता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो लैंगिक अंगों का विकास और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकट करना। ये पुरुष के पास होता है, महिला के पास होता है। इंसुलिन देखिए इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय के लैंगरहैंस के द्वीपिका से इसका स्राव होता है और रुधिर शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। और यही इंसुलिन है जो कि रुधिर में जो शर्करा होता है उसको नियंत्रित करता है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीटोसिन ये कहाँ से स्राव होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से स्राव होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो प्रसव के समय गर्भाशय का संकुचन और स्तन से दूध स्राव करना इसका मुख्य कार्य है। और थायरॉक्सिन आपको जानते हैं थायराइड ग्रंथि से ये स्राव होता है। और इसका क्या कार्य है? तो आधारीय उपापचयी दर का नियमन करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय संश्लेषण या विखंडन को नियंत्रित करना, जल और विद्युत अपघट्यों का नियमन करना और आरबीसी बनने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना। यहाँ से इसको जान लिए। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि थायराइड ग्रंथि के खराबी किसकी कमी के कारण होती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आयोडीन के कमी के कारण थायराइड ग्रंथि
में खराबी आती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेगा रोग होता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पहले भी जाने थे, प्लेटलेट्स और विटामिन के और कैल्शियम खनिज ये सभी रक्त के थके बनाने में सहायक होता है। कौन कौन है, तो प्लेटलेट्स, विटामिन के और कैल्शियम। उसके बाद देखिए विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल होता है। और लोहा की कमी से एनीमिया होता है, और आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19वां प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो जीभ पर हमको करवाहट फील होता है जीभ पर, वह मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र वो किस क्षेत्र से होता है। तो यहाँ देखिए पीछे का जो भाग होता है वहाँ से हमको करवाहट महसूस होता है। चलिए देखिए पीछे का भाग कौन कौन सा है, तो ये पीला वाला दिख रहा होगा आपको, बीटर यानी यहाँ से तीखा हमको मालूम होगा, करवाहट यहाँ से। और ये ग्रीन जो दिख रहा है दोनों साइड, जीभ के दोनों साइड ये ग्रीन भाग दिख रहा है, यहाँ से हमको खट्टा लगता है। यह ग्रीन भाग से हमको खट्टा लगता है। यहाँ साल्टी है जो कि यहाँ पर ब्लू थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ से हमको नमकीन मालूम होगा। और जो यहाँ पर गुलाबी कलर में दिख रहा होगा सबसे सामने, यहाँ से हमको स्वीट यानी मीठा लगता है। कोई भी स्वाद यहाँ से मीठा लगता है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है कि अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अदरक एक तना है जड़ नहीं है क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। जो इसका तना होता है ये खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगा जब वह कांच से गुजरेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक तीव्र गति से कहाँ से गुजरता है, तो निर्वात से गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि निम्न में से सबसे मीठा चीनी कौन सा है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे, सबसे मीठा चीनी कौन सा होता है। तो देखिए सबसे जो मीठा चीनी होता है वो फ्रुक्टोज होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। देखिए घर में जो हम चीनी खाते हैं उसमें जो मीठा होता है वह सुक्रोज के कारण होता है। घर में जो हम चीनी खाते हैं वह मीठा लगता है वह सुक्रोज के कारण। रक्त में जो चीनी रहता है, रक्त का मिठास बढ़ जाता है तो वह ग्लूकोज के कारण होता है। मीठे फल जो हम लोग खाते हैं ये मीठा लगता है फ्रुक्टोज के कारण। और दूध में जो चीनी रहता है, दूध का जो मीठापन रहता है वह लैक्टोज के कारण होता है। फ्रुक्टोज है कि सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा है, यहाँ से याद रखिएगा। अब किसमें क्या होता है आपको मालूम होगा। 23वां प्रश्न है कि बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि धोवन सोडा है, इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3.NH2O। ये सभी के सभी बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को 100% मिलने वाला है। फलिया, देखिए फलिया का है या ल्यूगमस का है या इसको हम दलहनी पादप का है, ये अत्यधिक पौष्टिक होता है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है। जो दलहनी पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वह अधिक पौष्टिक क्यों होता है, तो उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फलिया का है या लेगुमस का है या दलहनी पादप का है कि जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। यहाँ से पूछा जाता है कि जो दलहनी पौधे होते हैं उसके जड़ में क्या पाया जाता है, तो उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ल्यूगमस प्रोटीन का उत्तम स्रोत भी है। इसका उदाहरण समझते हैं, मटर हो गया, बीन हो गया, सोयाबीन हो गया, सभी दालें हो गया। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन के जो बीज होता है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण कौन सा होती है। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए मांसपेशियों में जो दर्द के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली विकिरण होता है वो इंफ्रारेड होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जो अवरक्त विकिरण ताप स्रोत के रूप में उपयोग होता है वो उच्च रक्तचाप और
रूमेटोइड गठिया के इलाज के लिए इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड विकिरण को फिजियोथेरेपी के सबसे सुरक्षित तरीके में से एक माना जाता है, इसलिए इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त करें। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।